Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th, 12th, and 13th of May 2023. शुरू करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ एंड जिनके जवाब आप ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए देने का। पहला सवाल है, द प्ले मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय। इनमें से किसने मुद्रा राक्षस लिखा था? ऑप्शंस आर ए हर्षवर्धन, बी भवभूति, सी विशाख दत्ता या डी सुद्रा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, आई होप। इसका करेक्ट आंसर है सी विशाख दत्त। इसने लिखा था मुद्रा राक्षस का प्ले। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द रीन ऑफ अशोक। अशोक के साथ इनमें से कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है लोमस ऋषि केव, सेकंड है रॉक कट एलिफेंट एट धौली, तीसरा है बदामी केव्स एंड चौथा है उदयगिरी केव्स। तो आपको बताना है इनमें से अशोक के रीन के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऑप्शंस हैं फिर 1, 2, 3, 4, 1, 3 या 2, 4। तो आप अटेम्प्ट करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2 ओनली। लोमस ऋषि केव हम सब जानते हैं कि आजीविका सेक्ट के लिए उन्होंने बराबर हिल्स, आपको पता होगा, बारह हिल्स या बराबर हिल्स जो भी आप बोलते हो, वहाँ पे लोमस ऋषि केव आजीविका सेक्ट को दी थी अशोक के टाइम पे। और रॉक कट एलिफेंट एट धौली भी 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास का ही है और वो भी वहीं पे अशोक के रीन में बनाया गया था। बदामी केव्स और उदयगिरी केव्स जो हैं ये दोनों जैन, और जैसे बदामी केव्स हिंदू और जैन उससे रिलेटेड है, उदयगिरी जैन से रिलेटेड है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है, पहचानना है कि ये क्या है। पहला लिखा है, इट इज द फोक डांस परफॉर्म बाय वुमेन इन राजस्थान। दूसरा लिखा है, द कॉस्ट्यूम एंड ड्रेस मूवमेंट्स आर सिमिलर टू द सरपेंट। तीसरा है, द यूनेस्को हैज इंस्क्राइब्ड दिस डांस इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2010। आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने है, छाऊ, कलबेलिया, गरबा या घूमर। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी कलबेलिया। आप सबको बहुत आसान है, पता होगा कि कलबेलिया जो है राजस्थान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जोड़ा गया था 2010 में। और ये मतलब परफॉर्म किया जाता है बाय द वुमेन इन राजस्थान एंड द कॉस्ट्यूम एंड जो मूवमेंट्स हैं दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ सरपेंट। ठीक है ना। तो ये तो रहे 3 सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम आज का न्यूज़पेपर देखेंगे और कल परसों का एक साथ में दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में ही दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो कुछ आपका मिस नहीं होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेक हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, बस ये जो डिसकंटिन्यूटी थी ये अभी बस यूपीएससी एग्जाम तक है, उसके बाद आपका वो रहेगा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं प्रोसेस में। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे ऑफलाइन सेंटर में, उस कारण से हमारे पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से हम इसको नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे अभी। बट आफ्टर दैट इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो जस्ट बियर विद अस। लेकिन न्यूज़ आपकी नहीं छूटेगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो वो चीज़ हम भी अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि ना हो कोई मिसहैप। बट जस्ट इट इज़ फॉर टिल 28th ऑफ May। उसके बाद सारी चीज़ें जो रहेंगी वो ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन रहेंगी। तो जस्ट बी विद अस, है ना। तो पहले तो मूव करते हैं हम यहाँ पे। पहला जो न्यूज़ है वो है, इन्फ्लेशन स्लिप्स टू एन 18-month लो ऑफ 4.7%। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है पिछले 18 महीनों में सबसे कम हुआ है। आप सबको मैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दूँ पहले इस न्यूज़ आइटम में, कि इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है ना। प्रॉपरली अगर आप देखें तो एक्ट के माध्यम से ये चीज़ है कि हमारे यहाँ एक मतलब RBI ने सेट किया हुआ है कि 2 से लेकर 4 ± 2% का हमारे यहाँ बफर है। 4 ± 2% का बफर मतलब कि हमारे यहाँ 2% से लेकर के 6% तक जा सकती है इन्फ्लेशन, है ना। 2% से लेकर के 6% तक जा सकती है। वैसे जाने को बहुत ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का वो 6% तक और मिनिमम है 2% तक, ठीक है ना। तो RBI और जो अभी प्रॉपरली इस समय, तो पहले तो ये डिसीजन सारा RBI गवर्नर लेते थे कि क्या रहेगा पॉलिसी रेट, लेकिन अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि ये पूरे डिसीजन लेती है। और उनका डिसीजन लेने का कारण ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से कर सकें कि जो लिमिट है, टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन की, वो 2 से 6% के बीच में ही रहे, ठीक है ना। अब आप सबको ये तो पता होगा कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो RBI क्या करती है और घटता है तो क्या करती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अभी था पिछले 15-16 महीने में,
तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करती है, पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देती है, ठीक है ना। पॉलिसी रेट जब भी टर्म आएगा, यूपीएससी पूछ भी सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग या मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में पॉलिसी रेट क्या होता है। तो याद रखिएगा, पॉलिसी रेट जो होता है वो आपका हमेशा रेपो रेट होता है। आरबीआई एक्चुअली रेपो रेट ही अनाउंस करती है, फिर ऐसा नहीं कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट अनाउंस करती है, आरबीआई रेपो रेट अनाउंस करती है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो रेपो रेट से जुड़ी हुई है, जैसे रिवर्स रेपो रेट होगा तो वो ये आपका रेपो रेट -1% होगा। तो इस तरीके से ये लिंक्ड रहता है, ठीक है ना। तो पॉलिसी रेट आपका जो है वो रेपो रेट है, और रेपो रेट के बेसिस पे ही फिर बैंक्स जो है अपना इंटरेस्ट रेट घटाती या बढ़ाती हैं। तो वो घटा या बढ़ा दोनों सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो एक बार आरबीआई ने बढ़ा दिया अपना रेट तो बाकी के बैंक्स भी अपना रेट तुरंत बढ़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन। तो अगर ट्रांसमिशन अच्छा है मॉनेटरी पॉलिसी का, तब तो बैंक्स जैसे ही रेपो रेट बढ़ा बैंक्स अपना रेट बढ़ा देंगे, और जैसे ही रेट घटा आरबीआई का तो बैंक्स अपना रेट घटा देंगे। बट अगर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अच्छा नहीं है तो कई बार ये नहीं भी होता है। फिर आरबीआई को दूसरे दूसरे मेथड्स, मोरल सुएशन हो गया और ये सब जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं वो अपनाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मतलब ये मेक श्योर करने के लिए कि बाकी के बैंक्स भी इनके अनुसार बढ़े घटे, ठीक है ना। तो ये रही पूरी जो चर्चा थी वो इन्फ्लेशन से थी। बस इतना याद रखिएगा कि रेपो रेट बढ़ने का मतलब है, रेपो रेट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और रेपो रेट अगर घट रहा है तो इसका मतलब है कि अब आरबीआई का फोकस किस पे है, आरबीआई का फोकस अब ग्रोथ को बढ़ाने में है, ठीक है ना। तो आरबीआई जब भी रेपो रेट घटाएगा तो उसका मतलब ये होता है कि आरबीआई अब ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहती है, मतलब जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री का ग्रोथ है, कंजम्पशन है, उसको इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है देखो फ्रंट पेज की, वो है हिंडनबर्ग केस से रिलेटेड। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 महीने का समय दे सकती है सेबी को कि वो अपनी प्रोब को फिनिश करे। हिंडनबर्ग केस आप सबको पता होगा कि जो इस साल जो फरवरी या जनवरी फरवरी का टाइम था उसमें अडानी के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गए, क्योंकि हिंडनबर्ग एक नाम की कंपनी है जिसने कि ये कहा कि अडानी के जो शेयर्स हैं वो मैनिपुलेटेड शेयर्स हैं, उन्होंने अपनी प्राइस स्टॉक कर रखी है, बढ़ा रखी है ना, उसको बुलिश दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे एक याद रखेगा, हिंडनबर्ग के बारे में मैं आपको 2-3 टर्म्स बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ भी सकता है यूपीएससी में इस साल के पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ कि हिंडनबर्ग जो कंपनी है एक शॉर्ट सेलर है, ठीक है ना, शॉर्ट सेलर है। तो देखो क्या होता है शॉर्ट सेलर का मतलब क्या होता है, देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा बुलिश टाइप के होते हैं मार्केट में। बुलिश मतलब होता है कि वो उनको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, आगे जाके मार्केट बढ़ेगा तो वो खरीदते हैं शेयर। ये जो मतलब ये जो शॉर्ट सेलर होते हैं ये क्या करते हैं, इनको लगता है ये सोचते हैं कि जो मार्केट है वो आगे घटेगा, है ना, मार्केट विल डाउन, मतलब या तो वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि मार्केट घटे, या उनको पता होगा कि मार्केट घटने वाला है तो वो क्या करते हैं, शेयर्स बेच देते हैं, पहले बेच देते हैं, अपने पास सेल कर देते हैं, और जब मार्केट का रिड्यूस प्राइस होता है तो उसको खरीद लेते हैं ना, और इस तरीके से अपना प्रॉफिट बीच में बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये मार्केट को गिराने के लिए करते हैं, और ये पहले जब मार्केट गिरता है तो सेलिंग करते हैं उस समय, और गिरने के पहले, और जैसे ही गिर जाता है उसके बाद वो बाई कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट सेलर का इस तरीके का कंसेप्ट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, इसलिए क्वेश्चन मुझे लगता है शॉर्ट सेलर पे पूछा जा सकता है इस साल, ठीक है ना। यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसा केस तो नहीं पूछेगा अडानी हिंडनबर्ग का, वो शॉर्ट सेलर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे करके या इस तरह से पूछेगा। तो मैंने हालांकि जो आपको बताया उतने में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं पूछेगा कि शॉर्ट सेलर क्या होता है ना। आगे थोड़ा एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो है वेलफेयर स्पेंडिंग हैज़ बीन गेटिंग अ रेगुलर प्रूनिंग। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो लिखा गया है कि किस तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसमें वेलफेयर स्पेंडिंग को कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं मैं आपको बता दूं, और जो कुछ डेटा है, हालांकि ठीक है ना, व्यूज़ ऑथर के खुद के हैं, किसी एक व्यक्ति के व्यूज़ नहीं है, आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या हुआ है बजट में, या क्या चीज़ें, कुछ फैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अपने को तो काम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पहला डेटा यहाँ ऑथर ने दिया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ अनीमिक, अंडरवेट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन है वो इंडिया में 67%, 32% एंड 36% है रिस्पेक्टिवली। अनीमिक 67%, अंडरवेट 32% एंड स्टंटेड चिल्ड्रन जो है वो 36% है। अच्छा, स्टंटिंग और वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये छोटा सा एक आप मुझे एक लाइन में कमेंट सेक्शन में बताना है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखो यहाँ पे
जब स्टंटेड चिल्ड्रन इतने ज़्यादा है, अंडरवेट इतने ज़्यादा है, अनीमिक इतने हैं, तो फिर जो मैल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए जो कंजम्पशन है या जो एक्सपेंडिचर है वो कम क्यों करती जा रही है गवर्नमेंट, है ना। तो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द ऑथर हैज़ आस्क्ड। दूसरा उनका ये कहना है कि जो मतलब जो पोषण अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, इन सब के लिए बजट एलोकेशन जो है आप देखेंगे तो डिक्रीज होता जा रहा है। इनफैक्ट मिड डे मील स्कीम का तो बजट एलोकेशन 50% से ज़्यादा डिक्रीज हुआ, जितना पहले होता था उससे 50% ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये सब ऑथर ने क्वेश्चन बताए। दूसरा ऑथर ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और उसमें मॉनेटरी बेनिफिट लगभग कंडीशनल कैश ट्रांसफर है 5,000 रुपये का टू अ वुमेन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि सारी विमेन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है उनको कवर करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन वो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो बजट है उसमें केवल 3,000 करोड़ ही एलोकेट किए हैं। तो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन कि क्या सारी विमेन कवर नहीं होंगी या होंगी तो किस तरीके से होंगी, है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा कि जो मनरेगा है, मनरेगा को का हमने सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखा है 2014 के बाद से। जो मनरेगा के एलोकेशन है वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है, इस बार तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। मनरेगा भी आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, जहाँ पे जो एडल्ट मेल है, सॉरी नॉट एडल्ट मेल, जो एडल्ट हैं अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं, अडल्ट अनस्किल्ड वर्क फॉर रूरल एरियाज, ठीक है ना, वहाँ पे मनरेगा काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है, उसका एलोकेशन भी कम किया गया है। ऑथर ने कहा कि जीन ड्रेज नाम के एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कहा था कि रियल वेज जो है कैजुअल वर्कर्स की, कैजुअल वर्कर्स मतलब कि जो आपकी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, तो उनका ये कहना था कि जो कैजुअल वर्कर्स की रियल वेजेस हैं वो ग्रू की हैं लेस देन 1% पर ईयर फ्रॉम 2014-15 टू 2021-22। तो रियल वेजेस तो ग्रो ही नहीं कर रही हैं, जो वेजेस है उनकी ग्रोथ तो बिल्कुल कम है। इन्फ्लेशन यहीं पे अगर आप देखो तो 9%, 8% तक पहुंचा था, लेकिन जो वेज ग्रोथ है वो केवल 1% है। ऐसे में जो व्यक्ति है वो किस तरीके से अपना कंजम्पशन, अपने फैमिली का कंजम्पशन कर पाएगा फुलफिल, है ना। तो ऑथर ने वो भी कहा है कि आपको ये भी तो देखना है कि जो ड्राइवर्स हैं आपके इकोनॉमी के, या जो आपके कहना चाहिए कि रिजल्ट हैं इकोनॉमी के ग्रोथ के, वो भी तो दिखने चाहिए। रिजल्ट कब दिखेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वेज ग्रोथ होगी, है ना। इसके अलावा ऑथर ने एक स्कीम के बारे में बताया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है पेंशन टू द एल्डरली, विडोज एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। याद रखिएगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अगर आपसे कोई पूछे क्या है, इट्स अ स्कीम टू प्रोवाइड पेंशन टू द एल्डरली, विडोज एंड डिसेबल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये इनको देती है एंड ऐसी फैमिलीज़ को देती है असिस्टेंस जिसमें ब्रेड विनर नहीं रहा हो, ठीक है ना। तो इसका भी जो जीडीपी के रेफरेंस में जो शेयर में जो एलोकेशन है वो डिक्रीज हुआ है एंड द शेयर हैज़ स्टीडली डिक्लाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड बाय ऑथर इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं, हालांकि जैसे कि अगर आप देखें तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में गेन किया है गवर्नमेंट ने, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना, इन सब के तहत काफ़ी ज़्यादा इसमें एलोकेशन बढ़ाया है। हाँ, हालांकि ऑथर का ये कहना है कि एलोकेशन बहुत कम बढ़ा है और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन ठीक है बढ़ाया है तो वी विल गिव पॉइंट ऑन दैट फ्रंट, है ना। दूसरा इसके अलावा ऑथर ने कहा कि लेटेस्ट जो वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट है यूनिसेफ की, वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, उसमें यूनिसेफ ने कहा है कि इंडिया जो है वहाँ पे सबसे कम चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन रेट रहा है पूरे साउथ एशिया में, अगर हम देख ले तो, ठीक है ना। तो दैट वॉज द वन पॉइंट विच हैज़ बिन हाईलाइटेड। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है वो रिलेटिवली सक्सेसफुल है इन डिलीवरिंग द टेंजिबल गुड्स। जो टेंजिबल गुड्स हैं, जो दिख रहे हैं, उनको देने में ज़्यादा तेज है जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट। तो ऑथर ने इसको कहा है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ न्यू वेलफेयरिज्म ऑफ द राइट, न्यू वेलफेयरिज्म ऑफ द राइट। उन्होंने कहा कि ये न्यू वेलफेयरिज्म है, न्यू वेलफेयरिज्म है, तो ये टर्म उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है ना। और जो इनटेंजिबल फैक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल स्टीम, सेल्फ स्टीम, ये सब सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ा पिछड़ा है। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि जो हमारी HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है वो भी या तो स्टैगनेंट रह गई है, 132 में है, मैल न्यूट्रिशन लेवल हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने पूरा डिटेल में इसीलिए डिस्कस भी किया है, ठीक है ना। दूसरा जो यहाँ पे आर्टिकल है वो है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन, जो अभी उन्होंने रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली में, आप सबको पता होगा कि यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका लेफ्टिनेंट या आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर या है ना एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में। अब दिल्ली का केस आप सबको पता है कि यहाँ पे एलजी भी बैठता है और यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स हैं एक्सेप्ट ऑन 3 मैटर्स। वो 3 मैटर्स है पब्लिक अफेयर्स, आप सबको पता होगा पब्लिक अफेयर्स है और पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ठीक है ना। ये 3 मैटर्स है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इसके अलावा बाकी सारे मैटर्स हैं। लेकिन बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो दिल्ली गवर्नमेंट है अभी, स्पेशली जो केजरीवाल गवर्नमेंट है कहना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टसल चलता रहता है। तो अब ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है फिर से सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिसीजन दिया है एलजी और टसल के बारे में। जैसे कहा था उन्होंने कि एलजी जो है वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसका व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि वो अपने डिस्क्रिप्शन में काम करता रहे, वो हर मैटर को रिजर्व कर ले जा करके कि हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक जो इशू है, अभी रिसेंटली 2021 में एक और एक्ट आया था जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 2021 में लाया गया था। और उसमें गवर्नर की पावर्स को और बढ़ाया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ाया गया था, ठीक है ना। लेकिन अभी लेटेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडीड हैव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसने क्लियर कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं, उस पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसका है, वो कंट्रोल है जो वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो है लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड टू द एक्सटेंट जो उसको करंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जैसे कि जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं प्लस जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, एक्सक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो इन्हीं मैटर्स में है। लेकिन हाँ, इन मैटर्स को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सब में उनको फुल अथॉरिटी है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ना। तो ये कोर्ट ने हाईलाइट किया, ठीक है ना। एंड इसका रोल लिमिटेड नहीं कर सकती इस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड कर दो और जो अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारे पावर्स को हैंडल करता रहे। तो 5 जज बेंच की यही रूलिंग थी कि रिप्रेजेंटेटिव रिजीम शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय एन अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर। एक अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर अंडरमाइन नहीं कर सकता है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब एक और नया इनिशिएटिव आया है, उसके बारे में बता दूं कि आयुष को कहा गया है कि आप कोलैबोरेट करो आईसीएमआर के साथ फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन, है ना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और आईसीएमआर ने हाथ मिलाए हैं टू अंडरटेक क्वालिटी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स टू जनरेट एविडेंस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आयुर्वेदा अलॉन्ग विद मॉडर्न मेडिसिन। इस चीज़ के लिए कि कुछ एविडेंसेस मिल पाएँ, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या आयुर्वेदा का यूज़ मॉडर्न साइंस के साथ करने में कुछ बेनिफिट है। अगर इसका एविडेंस मिलेगा तो एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन बोलेंगे, इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बने और वो हेल्पफुल रहे फॉर ट्रीटिंग द डिसीज कंडीशंस। अब आज को आप लोग को पता होगा कि लोग बोलते हैं कि हम एलोपैथी ले रहे हैं तो हम आयुर्वेदा कैसे लेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम होम्योपैथी ले रहे हैं तो आयुर्वेदा कैसे लेंगे, कुछ बोल रहे हैं हम एलोपैथी ले रहे हैं तो हम होम्योपैथी आयुर्वेदा दोनों कैसे लें। तो ये कॉम्बिनेशन में जब आप ड्रग्स लेते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसी को स्टडी करने के लिए ये आईसीएमआर आयुष ने हाथ मिलाए हैं कि वो ट्रायल्स करेंगे अलग अलग बीमारी में आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ एलोपैथी को लेके, जो ये मॉडर्न मेडिकेशन है उसको लेकर के। अभी आयुष में से केवल जो है वो आयुर्वेदा को लिया गया है, बाकी धीरे धीरे इसमें योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और ये सब चीज़ें जो हैं वो बाद में आएंगी। लेकिन वर्तमान में ये जो प्रोग्राम है ये केवल और केवल किसके लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे सेंट्रल प्रिपेयर्स न्यू मॉडर्न प्रिजन्स एक्ट विथ फोकस ऑन रिफॉर्म। अब यहाँ पे जो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री है उसने मॉडर्न प्रिजन एक्ट बनाया है। नाउ दे आर नाउ फॉर्मिंग द मॉडर्न प्रिजन एक्ट ऑफ 2023, ठीक है ना, मॉडर्न प्रिजन एक्ट ऑफ 2023, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये पुराने प्रिजन एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो याद रखिएगा पुराना जो प्रिजन एक्ट था वो कब का था, वो 1894 का था, तो वो लगभग 130 साल पुराना था, 1894 का था। और मॉडर्न प्रिजन एक्ट जो है वो किसको रिप्लेस करेगा, वो 1894 के प्रिजन एक्ट को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। एंड इसके अलावा एक और दो और एक्ट और हैं, एक है प्रिजनर्स एक्ट 1900 और एक है द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950। ये भी काफ़ी पुराने हैं। और मॉडर्न प्रिजन एक्ट जो है हालांकि अभी वो उनको देखने के लिए नहीं है, वो 1894 वाले एक्ट के लिए, ठीक है ना। तो वो डिटरमाइन करेगा किस तरीके से। ये बनाया किसने, तो BPRND है ना, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इसको बनाया है, याद रखिएगा। Ahead of the G20 meet, श्रीनगर gets its pedestrian market। तो श्रीनगर का पोलो व्यू मार्केट है, याद रखिएगा पोलो व्यू मार्केट। एक समय इस पे डोगरा मोनार्क्स जो थे कश्मीर के, ये सब यहाँ पे चला करते थे। तो ये वहाँ का फर्स्ट मॉडर्न पेडेस्ट्रियन ओनली मार्केट कश्मीर का डेवलप किया गया है, श्रीनगर का पोलो व्यू मार्केट, याद रखिएगा श्रीनगर में पोलो व्यू मार्केट। इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न पेडेस्ट्रियन ओनली मार्केट इन कश्मीर, इसको याद रखिएगा। And it has been laid with cobblestone work, which is the hallmark of the local Dogra या local Kashmiri architecture आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो this is what the cobble stone work is and it is Polo View market, याद रखिएगा states first। ये काफ़ी important है, वहाँ का पहला आप कह सकते हैं कि मॉडर्न पेडिस्ट्रियन मार्केट है कश्मीर का, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यू कैन मूव अहेड विद मी, इस पार्ट में आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। RBI टू जॉइन 12 अदर रेगुलेटर्स टू टैकल द ग्रीन वॉशिंग रिस्क्स। ग्रीन वॉशिंग आप सबको पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि जब कंपनीज अपने आप को ये दिखाती है कि वो बहुत ही जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो ग्रीन प्रोसेस है, उनका इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, इनके प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो है इसको कहा जाता है दीज आर एग्जाजरेटेड, मिसलीडिंग और अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स अबाउट द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्रेडेंशियल्स, है ना। तो इससे क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का प्रोडक्ट के ऊपर या उन सब का, वो घट जाता है। तो इसलिए RBI चाहता है कि कंज्यूमर्स को बिल्कुल सही चीज़ पता चले। इस कारण से ग्रीन वॉशिंग के ऊपर वो 12 जो दूसरे रेगुलेटर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके साथ जुड़ेगी। और ये जो एक तरीके से ग्लोबल फिनेंशियल इनोवेशन फ्रेमवर्क नेटवर्क बनाया जा रहा है, ग्लोबल फिनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क है। और उसका पहला ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट होगा, ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट होगा टू डेवलप अ टूल टू हेल्प रेगुलेटर्स एंड द मार्केट इफेक्टिवली टैकलिंग द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस और परसों की जो न्यूज़ आइटम्स है मैंने एक जगह लिखी हुई हैं, तो मैं आपको वो पहले बता देता हूँ, काफ़ी उससे आपको कवर हो जाएगा, और है ना। तो मैं अपनी तरफ से तो यही प्रयास करूँगा कि कुछ भी आपका ना छूटे। तो पहली जो न्यूज़ है वो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है रिसेंटली सक्षम। सक्षम क्या है, सक्षम इज बेसिकली अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। सक्षम इज अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रखिएगा सक्षम क्या है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डेवलप किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसका एम है to promote medical education and training among healthcare professionals in India। तो इसका एम क्या है, इसका एम है to promote medical education and training among the health professionals in India। सक्षम का एम क्या रहेगा, it is full form, इसका full form है stimulating advanced knowledge for sustainable health management। तो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है सक्षम, याद रखिएगा। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा।
दूसरी जो न्यूज़ है वो थी, इनॉग्रल मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली नेशनल एमएसएमई काउंसिल की 10 मई 2023 को. इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ओवरसीइंग कोऑर्डिनेशन, सिनर्जीज एंड एडवांसमेंट विद इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. एंड यहाँ पे एक रैम्प स्कीम के बारे में डिस्कशन चल रहा था. तो याद रखिएगा, रैम्प स्कीम लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा. एंड रैम्प का एम क्या है? टू इन्हांस द परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज का परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट करना, ये रैम्प स्कीम का बेनिफिट है. और रैम्प स्कीम याद रखिएगा बजट में अनाउंस की गई थी. हालांकि याद रखिएगा, रैम्प का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. रैम्प का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. आप इसको याद रखिएगा. अगली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इंट्रोड्यूस किया हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 टू फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियाज पोर्ट इंडस्ट्री. इंडिया की पोर्ट इंडस्ट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस लाई गई. हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस लाई गई हैं, याद रखिएगा. एंड दीज गाइडलाइंस प्रायोरिटाइज इकोसिस्टम डायनामिक्स इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट. पोर्ट डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हरित सागर गाइडलाइंस लाई गई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के द्वारा. एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर ऑल्सो. इसको आप याद रखेगा. इसका मेन एम है मिनिमाइज वेस्ट, अटेन जीरो वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द पोर्ट ऑपरेशन. जीरो वेस्ट डिस्चार्ज करना है ना, याद रखना है. आगे मूव करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने तुंगनाथ टेम्पल को एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है. तुंगनाथ टेम्पल याद रखिएगा, इट इज लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड and it is very significant pilgrimage site of the Hindus, Tungnath temple, and it is in the Rudraprayag of Uttarakhand. इसको एक टेम्पल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है. नासा एंड रॉकेट लैब ने मिल करके लॉन्च किए 2 क्यूब सैट्स टू स्टॉर्म ट्रैकिंग इनटू ऑर्बिट. ठीक है ना, फॉर स्टॉर्म ट्रैकिंग के लिए 2 क्यूब सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए नासा एंड रॉकेट लैब के द्वारा, है ना. अब ये जो है याद रखिएगा, मिशन का नाम है ट्रॉपिक्स. द नेम ऑफ द मिशन इज ट्रॉपिक्स, टाइम रिजॉल्व्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ precipitation structure and storm intensity with the constellation of small sats. याद रखिएगा, time resolved observations of precipitation structure and storm intensity with the constellation of small sats. ये याद रखिएगा. दिस इज ट्रॉपिक्स मिशन, नासा रॉकेट लैब, जो भी आपको याद रखना है. ट्रॉपिक्स इज द मिशन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्यूब सैट्स एम्ड एट ऑब्जर्विंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ऑब्जर्व करेगा, स्टॉर्म्स को ऑब्जर्व करेगा, प्रेसिपिटेशन पैटर्न को देखेगा. इसको आप याद रखिएगा. पहली 2 सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी हैं, 2 और होनी है, 4 टोटल होनी है. ठीक है ना. अब कल महाराष्ट्र के गवर्नर के जो डिसीजन था, कोश्यारी जो थे उस समय गवर्नर, जब शिंदे गवर्नमेंट आई थी और उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट गई थी, तो उन्होंने कह दिया कि उस समय जो फ्लोर टेस्ट बुलाया गया था गवर्नर के द्वारा वो गलत था. दैट वाज रॉन्ग एंड दैट वाज नॉट कीपिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज़ यहाँ पे आई है. आज जो अपन ने एडिटोरियल डिस्कस किया ना, उसका ऑर्डर देखो कल आया था. लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट हैव स्वीपिंग एग्जीक्यूटिव पावर. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है डज नॉट हैव स्वीपिंग एग्जीक्यूटिव पावर, और ये अंडरमाइन नहीं करना चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वहाँ की. ठीक है ना. और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही. एग्जीक्यूटिव पावर ऑन एलजी कैन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर ओनली इन 3 एरियाज, जो कि है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. और ये चीज़ उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मेंशन है आर्टिकल 239 AA 3 सबसेक्शन ए में. 239 AA याद रखिएगा, सेक्शन आर्टिकल 239 AA, उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन ए जो है उसमें मेंशन है. ठीक है ना. एंड इफ एलजी इज डिफरिंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, देन ही शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स. तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ना है, अगर उसके कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो. ठीक है ना. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड, तो आप इसको याद रखिएगा. आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है. तो दैट वाज द थिंग. यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी जो हम डिस्कस करें. कल एक्चुअली एडिटोरियल अच्छा आया नहीं था,
इसलिए भी मैंने कल नहीं बनाया था पेपर। यहाँ पे देखो लिखा है चाम लामा परफॉर्मेंस, चाम लामा परफॉर्मेंस ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ बुद्धा जयंती। तो ये चाम लामा, ये आपका चाम लामा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। तो बेसिकली देखो हाँ, ये जो चाम लामा है, चाम लामा इज बेसिकली इट इज़ अ डांस। चाम एक डांस है जो पूरे लद्दाख से लेकर के कहना चाहिए मंगोलिया तक परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड चाम इज़ द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ऑफ द लामाज। चाम लामा इसीलिए बोलते हैं कि लामाज का डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन भी है, चाम डांस भी है, चाम डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन भी है लामाज का, है ना। आप सब जानते हैं द पर्पस ऑफ द मेडिटेशन इज फॉर द लामाज टू बी एबल टू फ्री देमसेल्फ इंटायरली फ्रॉम द एफीमरल पर्सनालिटी एंड ऑल, है ना, इसको याद रखिएगा। और तिब्बत में जो बुद्धिज़्म है उसका, उसमें योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है विच वॉज फाउंड इन कश्मीर एंड 4th सेंचुरी में इसको असंगा और वसुबंधु ने डेवलप किया था, योगाचार, है ना। एंड दिस इज़ द स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, इसको भी आप याद रखिएगा। एंड इसके बाद जो एक वज्रयान है, द वज्रयान इनकॉर्पोरेटेड दिस चाम लामा डांस, तो ये याद रखिएगा इसको भी, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं जो भी आज इंपॉर्टेंट आई थी। आई होप आपने उनको भी ध्यान से देखा होगा, और अगर कुछ न्यूज़ थी तो देख लेते हैं। एमपॉक्स नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो WHO ने कहा है कि जो मंकी पॉक्स है वो अब हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, जैसे कि कोविड को भी हटा दिया गया है। मंकी पॉक्स के बारे में आपको पता होगा, इट्स अ वायरल जूनोटिक डिसीज, एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इसका। पॉक्स लाइक वायरस होता है, मंकीज में पाया गया था इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। एंडेमिक है नाइजीरिया का। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। मंकी पॉक्स वायरस एक वायरस है ऑर्थोपॉक्स वायरस का जीनस का, एंड फैमिली है पॉक्स विरिडे फैमिली, याद रखेगा आप, ये भी सारी चीज़ें याद रखेगा। एंड द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस इज अनडिफाइंड बट द डिसीज हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मेनी एनिमल्स नोन टू बी द सोर्स ऑफ मंकी पॉक्स आर मंकीज, एप्स, रॉडेंट्स, है ना। तो ये सब है, रैबिट्स भी हैं इनके। आई होप यू विल रिमेंबर। पहला जो केस था 1958 में हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, एंड ये आप भी याद रख सकते हो 2017 में भी नाइजीरिया ने एक्सपीरियंस किया था केस को, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.